हेलो फ्यूचर नर्सेस। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। और इसी को कंटिन्यूअस बनाने के लिए मैं लेकर के आई हूँ एक नया टॉपिक, जो कि है पोस्टपार्टम हेमरेज, यानी कि PPH। तो ये एक बहुत ही क्रूशियल स्टेज होता है। आई होप आप लोग PPH के बारे में थोड़ा बहुत तो अवेयर होंगे। अगर नहीं है तो आज हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो PPH स्टैंड फॉर पोस्टपार्टम हेमरेज, यानी कि आफ्टर बेबी बर्थ जो ब्लड लॉस होता है उसी को हम PPH कहते हैं। अब आप ये बोलेंगे कि ब्लड लॉस तो होता ही है। नहीं, जो ब्लड लॉस होता है, नॉर्मल ब्लड लॉस जो होता है एक चाइल्ड बर्थ में, वो होता है 500 ml। दिस इज नॉर्मल ब्लड लॉस। बट अगर 500 ml से ज़्यादा ब्लड लॉस हो रहा है उसको हम PPH बोलते हैं। इट कम्स अंडर PPH। तो PPH का बेसिकली अगर आप देखें डेफिनेशन, सो इट रेफर्स टू एनी अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग फ्रॉम द जेनाइटल ट्रैक्ट फॉलोइंग बर्थ ऑफ द बेबी अप टू 6 वीक ऑफ परप्यूरियम। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा क्वेश्चन आता है कि आखिर कब तक वो जो ड्यूरेशन है, कब तक ब्लीडिंग होगी तो हम उसको PPH बोल सकते हैं। तो बेसिकली जो PPH है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। 2 टाइप्स हैं PPH के, प्राइमरी PPH और सेकेंडरी PPH। तो अभी हमने देखा कि जो 500 ml से ज़्यादा अगर ब्लड लॉस हो रहा है तो उसको हम PPH बोल रहे हैं। तो अभी ये ब्लड लॉस कब होगा? तो ये आता है हमारा प्राइमरी PPH में। अब आप ये बोलेंगे कि प्राइमरी PPH क्या होता है? तो प्राइमरी PPH का मतलब ये होता है कि जब से प्लासेंटा डिलीवर हुआ है, यानी कि थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। तो थर्ड स्टेज ऑफ लेबर से लेकर के और विद इन 24 आवर्स जो भी ब्लड लॉस होगा उसको हम प्राइमरी PPH बोलेंगे। क्लियर? नेक्स्ट आता है हमारा सेकेंडरी PPH। तो सेकेंडरी PPH का मतलब ये होता है कि आफ्टर 24 आवर्स ऑफ बर्थ, जो बेबी का बर्थ हुआ है उसके 24 आवर्स के बाद और आने वाले 6 वीक तक, या बोल सकते हैं परप्यूरियम स्टेज तक, क्योंकि बर्थ के 6 वीक तक हम उसको परप्यूरियम पीरियड बोलते हैं। तो इसके लिए आप बोल सकते हैं कि 24 आवर आफ्टर बर्थ टू 6 वीक ऑफ पोस्टपार्टम पीरियड या फिर परप्यूरियम पीरियड। इस बीच का जो ड्यूरेशन है, इस बीच अगर किसी भी प्रकार का कोई ब्लड लॉस होता है तो उसे हम सेकेंडरी PPH बोलते हैं। आई होप आप लोग यहाँ तक क्लियर होंगे। नेक्स्ट आता है कि कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं, आखिर ये ब्लड लॉस हो क्यों रहा है, ये हेमरेज हो क्यों रहा है। तो ये हेमरेज के बहुत सारे कारण हैं जिसमें कि हम देखेंगे। सबसे पहला आता है एटॉनिक यूट्रस। एटॉनिक यूट्रस का मतलब ये होता है कि जो यूट्रस का टोन है वो टोन नॉर्मल नहीं है, मतलब कि उसकी टोनिसिटी कम हो गई है। जो यूट्रस है उसके जो लेयर्स हैं वो लूज हो गए हैं आफ्टर बेबी बर्थ, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि जो ड्यूरेशन लगा है लेबर के प्रोसेस में उसकी वजह से जो यूट्रस है उसकी जो टोनिसिटी है वो वीक हो गई है। तो इस केस में क्या होता है कि जो यूट्रस है चाइल्ड बर्थ के बाद वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, और जब वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है तो जितना सारा ब्लड रहता है वो सारा ब्लड बाहर आने लगता है, डिस्चार्ज होने लगता है। ये बहुत मेन कारण है किसका? पोस्टपार्टम हेमरेज का। नेक्स्ट आता है आपका ट्रॉमा। एनी टाइप्स ऑफ ट्रॉमा हो सकता है कि किसी प्रकार का वेजाइनल लैसेरेशन हो, या फिर हो सकता है कि कोई इंजरी हो गई हो। आप सोचोगे कि इस टाइम पे इंजरी कैसा, मतलब कि चाइल्ड बर्थ के टाइम पे किसी प्रकार की इंजरी, जब बेबी बर्थ हो रहा था कहीं टीयरिंग हो गया या फिर कहीं यूट्रस में इंजरी हो गई, तो इन सारी चीज़ों की वजह से भी ब्लीडिंग होता है। नेक्स्ट है आपका रिटेन प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन, या फिर जो फीटस डिलीवर हुआ है उसके बाद जो प्लासेंटा डिलीवर हुआ है तो प्लासेंटा के कुछ पार्ट्स यूट्रस में रह गए हैं। बस यही वजह है कि हम बर्थ के तुरंत बाद प्लासेंटल एग्जामिनेशन करते हैं, ताकि हम ये देख पाएँ कि जो प्लासेंटल में जितने लोब्स हैं, जितने आर्टरीज, वेन्स
ये सारी चीज़ें उसमें प्रेजेंट हैं कि नहीं, क्योंकि अगर उसमें प्रेजेंट नहीं है यानी कि वो यूट्रस में रिमेनिंग है। तो अगर प्लासेंटा का कोई भी पार्ट्स यूट्रस में रह गया है, रिमेनिंग रह गया, रिटेंड रह गया, जिसकी वजह से ब्लीडिंग होती है। नेक्स्ट आता है आपका यूटेराइन रप्चर। अगर किसी वजह से यूटेराइन रप्चर हो गया, यूटेराइन रप्चर होने के बहुत सारे कॉज हैं। हो सकता है कि प्लासेंटा डिटैच होते होते प्लासेंटा के साथ यूटेराइन लेयर भी रप्चर हो गया, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कई बार ऐसा पर्सिपिटेट लेबर होता है। पर्सिपिटेट लेबर का मतलब कि बहुत फास्ट लेबर होता है, 2 आवर्स में सारा स्टेज ही खत्म हो गया। तो उतना तेजी से लेबर होने की वजह से, उतना तेजी से बेबी डिलीवर होने की वजह से बहुत कई बार ऐसा चांसेस होता है कि जो यूटेराइन है वो रप्चर हो जाए। नेक्स्ट आपका आता है यूटेराइन इन्वर्जन एंड ब्लड कोएगुलोपैथी। तो पहले हम देखेंगे कि यूटेराइन इन्वर्जन क्या है। यूटेराइन इन्वर्जन का मतलब ये है कि जो यूट्रस है वो बाहर की तरफ आ गया है, वजाइनली ओपनिंग की तरफ। वो इसलिए आता है कि जब बेबी का बर्थ हो जाता है, जब प्लासेंटा डिलीवर होने का टाइम आता है, यानी कि 3rd स्टेज ऑफ लेबर। तो 3rd स्टेज ऑफ लेबर में जो सीन है उसमें क्या होता है कि सोचो कि ये यूट्रस है, ठीक है। अब यूट्रस में यहाँ पे आपका जो प्लासेंटा है वो इम्प्लांट हुआ है। जब ये फीटस के डिलीवरी के बाद जब ये प्लासेंटा यहाँ से डिटैच होने की कोशिश करता है तो ये डिटैच नहीं हो पाता है ताकि ये डिलीवर हो। तो जब कॉन्ट्रैक्शन आते रहते हैं और सीवियर कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं प्लासेंटा डिलीवर होने के लिए, तभी क्या करता है, जब प्लासेंटा डिलीवर होता है तो ये यूट्रस को साथ में लेकर के बाहर आ जाता है। इसी को हम बोलते हैं यूटेराइन इन्वर्जन, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका ब्लड कोएगुलोपैथी। मतलब कि ब्लड में जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं वो नहीं है, या फिर वीक है, या फिर किसी प्रकार का कोई ब्लड डिसऑर्डर है, लाइक हीमोफीलिया वगैरह, जिसमें कि जो ब्लड का जो कोएगुलेशन है, जो क्लॉटिंग फैक्टर है, वो क्लॉट नहीं हो पा रहा है। इसके साथ साथ एक और रीजन है कि हम हिपैरिन भी देते हैं लेबर के टाइम पे। तो ये सब कुछ कॉज मिल करके प्राइमरी पीपीएच कॉज कर सकते हैं। ये जो आपके कॉजेज हैं ये सारे प्राइमरी पीपीएच के कॉजेज हैं। तो प्राइमरी पीपीएच के कॉजेज क्या क्या हैं? एटॉनिक यूट्रस, ट्रॉमा, रिटेन प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन, यूटेराइन रप्चर, यूटेराइन इन्वर्जन एंड ब्लड कोएगुलोपैथी, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका इन्फेक्शन। इन्फेक्शन ये सेकेंडरी पीपीएच में आता है, क्योंकि 24 आवर्स के अंदर इन्फेक्शन अगर हो भी जाएगा तो अभी अपना सिम्टम्स नहीं शो कर पाएगा, ठीक है। तो आप सोचो कि ये इन्फेक्शन हो क्यों रहा है, तो ये 24 आवर्स के बाद वाला ब्लीडिंग है, सेकेंडरी पीपीएच है ये, ठीक है। तो हो सकता है कि लेबर के टाइम पे एसेप्टिक टेक्निक फॉलो नहीं हुआ हो, या फिर एसेप्टिक टेक्निक फॉलो हुआ भी है तो उसमें अभी कुछ कमियां रह गई हैं, या फिर जो इंस्ट्रूमेंट यूज हुए हैं वो इन्फेक्टेड थे, कंटामिनेटेड थे, या फिर जो नर्स ने बाई मैनुअल एग्जामिनेशन किए हैं उनके हैंड क्लीन नहीं थे। तो ये सारे कॉजेज हो सकते हैं कि ये इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं आगे चल करके। नेक्स्ट आता है आपका कर्स्कोवजाइनल लैसिरेशन, सर्वाइकोवजाइनल लैसिरेशन। तो सर्वाइकोवजाइनल लैसिरेशन का मतलब ये होता है कि सर्विक्स या फिर वजाइना या फिर दोनों के जो, अब देखो यहाँ पे बहुत बढ़िया यूट्रस नहीं बन पा रहा है, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट, ठीक है। ये यूट्रस ये आपका आ जाता है सर्विक्स, ठीक है। उसके बाद इधर से ये वजाइनल ओपनिंग, ठीक है। वॉल्यूम तो नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, समझ लो। तो यहाँ पे क्या है, तो ये सर्विक्स और वजाइनल ओपनिंग इनमें लैसिरेशन हो जा रहा है किसी प्रकार का, ठीक है। तो अगर ये लैसिरेशन होगा तो ये भी कॉज कर सकता है सेकेंडरी पीपीएच। नेक्स्ट आपका आता है एंड्रोमेट्राइटिस। इसका मतलब यह है कि जो एंडोमेट्रियम लेयर है उसमें इन्फेक्शन हो गया है, उसका इन्फ्लामेशन हो गया है, जो यूट्राइन का इंटरनल लेयर है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, जिसकी वजह से सेकेंडरी पीपीएच होने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट आता है आपका सब इन्वोल्यूशन ऑफ द यूट्रस।
अब ये थोड़ा सा नया वर्ड है, सब इन्वोल्यूशन। एक आता है सब इन्वोल्यूशन, दूसरा आता है आपका इन्वोल्यूशन। इन्वोल्यूशन का मतलब ये होता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रिटर्न बैक इन देयर प्री प्रेग्नेंट स्टेज। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन comes in their pre-pregnant stage। मतलब कि, और इसका जो ड्यूरेशन होता है इन्वोल्यूशन का, वो होता है 6 वीक। तो यही जो परप्यूरियम का पीरियड होता है 6 वीक, इस 6 वीक में क्या होता है, जो भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं वो अपने प्री प्रेग्नेंट स्टेज में आ जाते हैं, एनाटॉमिकली एंड फिजियोलॉजिकली। देखो, एक मदर ने चाइल्ड बर्थ किया, चाइल्ड बर्थ के आने वाले 6 वीक में जो उसके ऑर्गन है, यानी कि जो यूट्रस है, जो सर्विक्स है, सर्विक्स के जो इंटरनल ऑस है यानी कि जो ओपनिंग है, वो धीरे धीरे कम हो जाती है। इसके साथ साथ जो यूट्रस है उसका जो फंडल हाइट वगैरह था, जो उसका एब्डोमिनल हाइट था, वो धीरे धीरे कम हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें वो कोशिश करता है अपने प्री प्रेग्नेंट स्टेज में आने की, और आ भी जाता है विदिन 6 वीक। इन केस अगर उसने, यानी कि जो यूट्रस है, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, वो फेल हो जाता है अपने प्री प्रेग्नेंट स्टेज में आने से, उसको हम बोलते हैं सब इन्वोल्यूशन। फेल्योर ऑफ ऑर्गन्स टू रिटर्न बैक इन देयर प्री प्रेग्नेंट स्टेज इज नोन एज सब इन्वोल्यूशन ऑफ द यूट्रस। तो सब इन्वोल्यूशन के केस में क्या होता है कि अब जो ऑर्गन है वो अपने प्री प्रेग्नेंट स्टेज में तो आए नहीं हैं, और जो फीटस है वो भी डिलीवर हो चुका है। तो इस केस में क्या होता है कि जो यूट्रस है उसमें कॉन्ट्रैक्शन आते रहते हैं, जो यूट्रस है उसमें नॉन प्रेग्नेंट वाले स्टेज का कोई भी फंक्शन नहीं होता है, सारे जो फंक्शंस हैं वो प्रेगनेंसी वाले होते हैं, जिसकी वजह से उससे ब्लीडिंग होती रहती है, डिस्चार्ज होता रहता है, और ये चीज़ मदर ऑब्जर्व करेगी, यानी कि जो पोस्टपार्टम लेडी है वो ऑब्जर्व करेगी, और वो अपना जो भी फॉलोअप है वो आकर के बताएगी। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारा जो है आपका ये सेकेंडरी पीपीएच की कॉज है। ठीक है, क्या है, इन्फेक्शन है, सर्वाइको-वजाइनल लैसिरेशन है, एंडोमेट्राइटिस है, सब इन्वोल्यूशन ऑफ द यूट्रस। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका 4 T's ऑफ पीपीएच। ये थोड़ा सा इजी वे में हो जाएगा, इसलिए होता है ना कि जो अभी हमने कॉजेज देखे हैं, तो उन कॉजेज में से कौन ऐसे मेन कॉजेज हैं या फिर ऐसे कौन से कॉजेज हैं जो पोस्टपार्टम हेमरेज को ज़्यादा बढ़ावा देते हैं। तो इसमें आपका 4 T's आ जाता है। ये निमोनी है ताकि आप याद कर पाएँ। तो 4 T's में टोन, ट्रॉमा, टिश्यू और थ्रोम्बिन, ये चीज़ हमने यहाँ पे डिस्कस करी है। अगर आप चाहो तो इसको डिकोड भी कर सकते हैं। कैसे? टोन का मतलब यही है कि हमने यहाँ पे पढ़ा था एटॉनिक यूट्रस, मतलब कि यूट्रस की जो टॉनिसिटी है वो कम हो गई है, वो लूज हो गई है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग होती है। और एटोनिसिटी ऑफ यूट्रस मतलब कि जो टोन है वो डिक्रीज होने की वजह से जो पोस्टपार्टम हेमरेज होते हैं वो 70% होते हैं। यानी कि अगर आपके पास 100% ऐसे फीमेल हैं, मतलब कि 100 फीमेल हैं जिनमें पोस्टपार्टम हेमरेज के केसेस देखने को मिले हैं, जिसमें से 70 ऐसे वीमेन होंगी जिनका एक ही कारण होगा, एक ही रीजन होगा, वो क्या होगा, टोन, मतलब कि टोनिसिटी कम है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका ट्रॉमा। ऐसी 20% फीमेल हो सकती हैं जिनमें ट्रॉमा की वजह से पोस्टपार्टम हेमरेज हुआ है, ब्लीडिंग हो रही है। नेक्स्ट वन है आपका टिश्यू। टिश्यू से मतलब यह है कि जो भी लैसिरेशन वगैरह हो रहा था, जो इन्फेक्शन की वजह से हो रहा था, जो एंडोमेट्राइटिस की वजह से हो रहा था, जो टिश्यू डिजनरेट हो रहे थे, या फिर जो ऐसे पार्ट्स है जो प्लासेंटा के, जो कि कंसेप्शन के ऐसे पार्ट्स थे जो कि अभी यूट्रस में रिटेंड रह गए हैं, तो इनकी वजह से जो ब्लीडिंग होती है वो 10% होता है। और 1% ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं जिनमें कि
थ्रोम्बिन की वजह से हो रहा है, यानी कि उनमें जो क्लॉटिंग फैक्टर है उनकी कमी आ गई है, ब्लड क्लॉट नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग हो रही है। तो ये 4 T's हैं आपके बीपीएस के, टोन, ट्रॉमा, टिश्यू और थ्रोम्बिन। क्लियर? तो अब तक हमने ये देखा है कि पोस्टपार्टम हेमरेज क्या होता है। इसके 2 टाइप कौन कौन से हैं, प्राइमरी पोस्टपार्टम हेमरेज और सेकेंडरी पोस्टपार्टम हेमरेज। बाकी कॉजेज हमने देखे हैं, प्राइमरी पोस्टपार्टम हेमरेज के कॉजेज देखे हैं, सेकेंडरी पोस्टपार्टम हेमरेज के कॉजेज देखे हैं, 4 T's ऑफ बीपीएस हमने देख लिए हैं। लास्ट हम ये देखेंगे कि अगर पोस्टपार्टम ब्लीडिंग हो रहा है, पोस्टपार्टम हेमरेज हो रहा है, तो उसमें साइन एंड सिम्टम्स देखने को क्या क्या मिलेंगे। वैसे तो बहुत सारे मिलेंगे, यहाँ पे मैंने बस कुछ लिखे हैं जो कि आपको समझ में आए। तो सबसे पहला तो हमारे पास यही है कि ब्लीडिंग होगी, जो कि हम विजुअली देख सकते हैं, हमारे आंखों के सामने है, अगर प्राइमरी है तो। अगर सेकेंडरी है तो जब जो मदर है वो फॉलो अप करेगी तभी बता सकती है। क्लियर? दूसरा आपका ये हो सकता है कि इंक्रीज्ड हार्ट रेट, वजाइनल ब्लीडिंग होगी, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा, बीपी फॉल हो जाएगा। ठीक है, मदर को डिजीनेस फील होगा, ड्राउजीनेस भी हो सकता है, और अगर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होगी तो मदर अनकॉन्शियस भी हो सकती है, हाइपोवोलेमिक शॉक भी हो सकता है। तो ये बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, बहुत सारे ऐसे साइन एंड सिम्टम्स हैं जो कि हमें देखने को मिलेंगे। ये वैरी करता है फीमेल टू फीमेल। ठीक है, आज के लिए मैं बस इतना ही बताऊंगी, क्योंकि अगर ज़्यादा पढ़ेंगे तो फिर आपको भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि अभी मैनेजमेंट इसका बहुत बड़ा है। तो आज जो अभी हमने देखा है इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे पार्ट सेकंड में, जिसमें कि हम देखेंगे कि डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन हम क्या क्या कर सकते हैं, मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं और उसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।